नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस की जो कि एआईएस के अंदर रिपोर्ट होते हैं। एआईएस मतलब क्या होता है? एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये क्या चीज होती है? तो देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या करके रखा हुआ है कि जो भी अपने जितने भी एसएससी है, मतलब जितने भी लोग हैं, अब वो सही अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या अगर कोई रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता ही नहीं है तो हमें कैसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता लग जाता है कि ये चीज सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? तो एआईएस के थ्रू पता लगती है। तो उसी में कुछ ट्रांजैक्शन आते हैं। अब इन सब ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कौन करता है? तो वो रिपोर्टेबल एंटिटीज करती है। जब मैं ट्रांजैक्शन की बात करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये रिपोर्टिंग एंटिटी है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता रही है। तीसरा, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर, वो भी इसी सेम सेक्शन के अंदर, सेम रूल के अंदर कवर होती है। तो आप उस वीडियो को एक बार चेक कर सकते हो। और 2000 के नोट जब से हमारे बंद हुए हैं तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अगर आपके पास 2000 के नोट है और आप उस लिमिट से ज़्यादा अगर आपने बैंक अकाउंट में उनको डिपॉजिट कराया है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको नोटिस आएंगे और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन पे। अगर आप परचेज या सेल कर रहे हो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? अरे यार, अपने बिल्डिंग हो गई, प्लॉट हो गए, जमीन हो गए, फार्म हाउस हो गए, तो ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब इसकी लिमिट क्या है? पूरे साल में अगर आप 30 लाख या उससे ज्यादा का कोई ट्रांजेक्शन करते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो उसकी रिपोर्टिंग एआईएस में होगी। ये रिपोर्टिंग कौन करता है? एआईएस के अंदर। पता कैसे लग रहा है? ये आपके जो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार होते हैं ना, जब अपन रजिस्ट्री करवाते हैं प्रॉपर्टी की, जो गाइडलाइन वैल्यू से होती है, तो वहां पे उनको, वहां से आप पैन कार्ड कोड करते हो तो उसी के थ्रू डिपार्टमेंट को पता लग जाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ कि इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं सेल की। अगर आप सेल कर रहे हो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आपका एआईएस के अंदर वो ट्रांजैक्शन शो होगा अगर 30 लाख से ज्यादा की गाइडलाइन वैल्यू पर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो। अब दिक्कत क्या है इसके अंदर? देखो, इसमें दिक्कत क्या है कि अगर आपने सेल करी और आपने आईटीआर फाइल नहीं करा, जैसे मान लो कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी मदर के नाम पे है और आपकी मदर का आज तक आईटीआर फाइल नहीं हुआ है और आपने पहली बार उस प्रॉपर्टी को सेल किया और वहीं पे आपने आईटीआर फाइल नहीं करा, तो कहीं ना कहीं आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा ही आएगा। अब दूसरा हम बात करते हैं परचेज की। अब परचेज में क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, सेल में तो सेल हुई है तो कम से कम पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो टैक्स भरना पड़ेगा। परचेज में तो पैसा गया, अब इसमें आएगा टैक्स भरना पड़ेगा। तो देखो, परचेज में दो चीजें हैं। अगर 30 लाख से ऊपर की गाइडलाइन वैल्यू की प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर रहे हो तो उसमें आपको नोटिस इसलिए, अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करा तो नोटिस इसलिए नहीं आएगा कि आपने परचेज करी है। वो आपसे सोर्स पूछेंगे कि ये परचेज जो आपने करी है, आपने आज तक आईटीआर फाइल नहीं करा है, तो इसका पैसा कहां से लेकर के आए हो? दूसरा, इसमें एक सेक्शन होती है 194 आईए करके। अब 194 आईए सेक्शन क्या बोलती है हमें कि अगर कोई भी पर्सन अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है उसको हटाया गया है, उसके अलावा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर परचेस कर रहा है तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना है सेक्शन 194 आईए के अंदर 1% से। और तो 50 लाख से ऊपर आपने जो, मतलब 50 लाख से ऊपर अगर आपने प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन करा, मान लो कि 55 लाख रुपए की आपने प्रॉपर्टी परचेस करी है, तो 55,000 रुपए का आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, प्लॉट, बिल्डिंग कुछ भी सेल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो तो रिटर्न ऑफ इनकम जरूर से फाइल कर देना। नहीं करोगे बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। अब आते हैं दूसरे ट्रांजेक्शन पे। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या बोलता है कि कोई भी कैश पेमेंट अगर 2 लाख से ज्यादा रिसीव होता है, ठीक है, 2 लाख से ज्यादा अगर पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन में कैश पेमेंट अगर रिसीव हो रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग होगी। अब रिपोर्टिंग कौन करेगा? तो हमारे जो टैक्स ऑडिट कराते हैं ना 44 एबी के अंदर इनकम टैक्स में, वो सारे लोगों को रिपोर्टिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके रखी हुई है। मतलब कि अगर आप 2 लाख से ज्यादा का माल बेच रहे हो, ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि, और आपका टैक्स ऑडिट होता है, तो अगर आपने जीएसटी का बिल बनाया है किसी भी कस्टमर को, कंज्यूमर को, तो वहां पर आपको अगर 2 लाख से ऊपर का कैश पेमेंट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्टिंग होगी। अब इसको मैं एग्जांपल के जैसे समझाता हूँ कि जैसे हम गोल्ड वगैरह खरीदते हैं, जैसे आनंद ज्वेलर्स है, तनिष्क के यहाँ पे गोल्ड खरीदने गए हो कभी, वहां पे एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जब भी बिल बनता है ना तो वो लोग बोलते हैं कि सर 2 लाख से कम का बिल बनवा लो, और अगर 2 लाख से ज्यादा का बिल बनवा रहे हो तो बोले सर दो बिल अलग बनवा लो। और आप फिर भी जिद करते हो कि नहीं मैं तो कैश में ही दूंगा 2 लाख से ऊपर, मतलब आपने एक रकम खरीदी है 6 लाख रुपए की और आपने बोला मैं तो 6 लाख रुपए कैश लेकर के आया हूँ, मैं तो कैश में ही दूंगा। अब से पैन कार्ड लेते हैं। वो पैन कार्ड क्यों लेते हैं? वो रिपोर्टिंग करने के लिए पैन कार्ड लेते हैं। तो अगर अगली बार से कैश लेकर के मत जाना, 2 लाख तक का कैश लेके जाना, और उसके बाद में नॉर्मल जो अपना है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ये अपने डेबिट कार्ड वगैरह हो गए, एनईएफटी, उससे पेमेंट कर देना। चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। कार वार खरीदी है कभी? कार खरीदने जाना, कैश लेकर के जाना, वो 2 लाख से ऊपर लेंगे ही नहीं,
क्यों नहीं लेंगे, उसका रीज़न यही है क्योंकि अगर हम कार खरीदते हैं तो अब कार तो महंगी आती है, तो 2 लाख से कम का ही पेमेंट लेते हैं। अगर ज़्यादा का लेते हैं तो फिर उसकी वो रिपोर्टिंग करते हैं। और बहुत सारे लोगों को बोलते हो सुना होगा ना कि यार इसने कार खरीद ली कैश में और अगले दिन इनकम टैक्स वाले उसके घर पे आ गए। वो इसी वजह से आते हैं, अपने इसी रूल में जो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है उसकी वजह से ही आते हैं। तो ये वाले ट्रांजेक्शन की लिमिट को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम हमारे तीसरे ट्रांजेक्शन पे। अब ये ट्रांजेक्शन है अपना क्रेडिट कार्ड वाला। क्रेडिट कार्ड तो बहुत यूज़ करा होगा अपन ने, ठीक है। जब मन पड़ता है तब पेमेंट कर देते हैं, भले पैसे कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं जो कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है क्रेडिट कार्ड के अंदर कि अगर अब देखो क्रेडिट कार्ड खर्चा करने में मज़ा बहुत आता है क्योंकि पैसे तो कट नहीं रहे और उसका एक बिल आता है आखिरी में मंथ के, मतलब कि जो भी एक डेट होगी उसकी ड्यू डेट, उस पर एक बिल जनरेट होता होगा। अब उस बिल का पेमेंट अगर आपने कैश में कर दिया 1 लाख से ज़्यादा, ये पर ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे साल भर में मिला करके ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर उस बिल का पेमेंट आप 1 लाख से ज़्यादा कैश में कर देते हो तो उसकी AIS के अंदर रिपोर्टिंग होती है। अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है 1 लाख से ज़्यादा कैश में नहीं करेंगे, पर आप खर्चा कर रहे हो क्रेडिट कार्ड से। अब आपने 10 लाख से ज़्यादा का अगर पूरे साल में खर्चा किया है और उसका पेमेंट आप किसी भी मीडियम से कर रहे हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप कैश में कर रहे हो, आपने आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, किसी भी सोर्स के थ्रू आपने इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस से पेमेंट किया है, उसकी रिपोर्टिंग भी AIS के अंदर होती है। अब अपन बात करते हैं टाइम डिपॉजिट की, अपने फिक्स डिपॉजिट की। अब फिक्स डिपॉजिट में क्या मसला है, देखो अगर आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट करवाते हो 10 लाख से ऊपर का, ये भी एग्रीगेट लिमिट है पूरे साल की, अगर 10 लाख से ऊपर का आप फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हो तो उसकी रिपोर्टिंग AIS में होगी। मतलब सर मैंने 5-5 लाख की 4 FD करवा दी है, ठीक है, तो क्या रिपोर्टिंग में आई, रिपोर्टिंग होगी AIS में, बिल्कुल होगी AIS में। अब फिक्स डिपॉजिट से इन लोगों को क्या दिक्कत आ गई, देखो फिक्स डिपॉजिट से दिक्कत नहीं है, एक एग्जाम्पल देकर के मैं समझाता हूँ। आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, आप नौकरी कर रहे हो। अब आपका क्या है कि आप 40,000 रुपये महीने के कमाते हो, मतलब 4,80,000 रुपये साल के कमा रहे हो। अब आपने ये देखा कि यार मैं सैलरी तो 4,80,000 रुपये कमा रहा हूँ, 5 लाख से कम कमा रहा हूँ, तो मैं अपना रिटर्न ऑफ इनकम क्यों फाइल करूँ, ITR क्यों फाइल करूँ, ठीक है। पर आपने जो कमाया, अब आपने क्या देखा कि यार एक काम करता हूँ 10 लाख रुपए अपने पास में रखे हुए हैं, इसकी FD करा लेता हूँ, ब्याज वगैरह मिलेगा। अब समझ लो 5.5% से आपको ब्याज मिलना चालू हुआ, मतलब कि 55,000 रुपये का अपने को ब्याज मिल रहा है साल का। अब 4,80,000 रुपये में 55,000 अगर हम जोड़ दे तो 5,35,000 बनते हैं, मतलब 5 लाख से ऊपर इनकम चली गई, इस पर अपना टैक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग होती है। अब FD अगर आपने करवाई है तो AIS के अंदर शो होएगा, उसका जो भी ब्याज आता है वो भी अपने AIS के अंदर शो होएगा। आपका सेविंग बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा रखा हुआ है उसका जितना भी ब्याज आता है वो भी अपना AIS के अंदर शो होएगा, और ये सब मिला जुला करके अपनी पूरी की पूरी इनकम बनती है। तो रिटर्न ऑफ इनकम अपने को जरूर फाइल करना है। अगर इन सब चीज़ों में मत रहना कि मेरी सैलरी तो इतनी है, तो आपने सीधा मोटा मोटी गणित लगा लिया कि इतनी सैलरी है तो इतनी हुई पूरे साल में और इसमें मुझे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिटर्न ऑफ इनकम अपने को जरूर फाइल करना है। अब एक ट्रांजेक्शन आता है अपना शेयर, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स। अब अपन ये परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब ये ट्रांजेक्शन में क्या झोल है अब ये समझते हैं। देखो आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया कभी, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, उसमें 2 चीज़ें सबसे पहले मांगते हो। सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगेंगे OTP लेने के लिए, और दूसरा मांगेंगे पैन कार्ड। तो जैसे ही आपने वहाँ पे उनको पैन कार्ड दिया, आपके सारे ट्रांजेक्शन उनके रिकॉर्ड होंगे। अब अपन क्या करते हैं कि हमने 1 लाख रुपए से हमारा डीमेट अकाउंट चालू करा, ठीक है। अब 1 लाख रुपए से हमने 1.5 लाख रुपए बनाए, 1.5 लाख रुपए से फिर 1 लाख रुपए बना लिए, फिर 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए बना लिए। तो वही 1 लाख रुपए को हमने साल भर घुमाते रहे। तो ऐसा करते करते मान लो 25 बार घुमाए, आपकी सेल रिसिप्ट तो 25 लाख रुपए हो गई ना, मतलब 25-30 लाख रुपए के करीब हो जाएगी। परचेज आपकी हो जाएगी 25 से 30 लाख रुपए के बीच में आ जाएगी। भले आपने प्रॉफिट कितना कमाया उससे मतलब नहीं है, बट सेल भी बढ़ रही है और परचेज भी बढ़ रही है। तो ये सारी सेल और परचेज ये कहाँ पे शो होगी, आपके AIS के अंदर शो होगी। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो इसमें लोग प्लानिंग क्या करते हैं कि जैसे कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, वो 30% सैलरी ब्रैकेट में आ रहा है, मतलब कि वो 10 लाख से ऊपर कमा रहा है, 18-20 लाख रुपए कमा रहा है। तो उसने क्या सोचा कि यार अब इसके ऊपर जो भी इनकम आई वो मेरे लिए 30% का टैक्स ब्रैकेट लेकर के आएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी वाइफ के नाम पे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। चलो ठीक है, एक हद तक प्लानिंग भी सही है, पर आप ये कभी कभी ये चीज़ भूल जाते हो कि आपने अपनी वाइफ के नाम पे अकाउंट तो ओपन तो कर लिया है, पर उसका आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हो। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा, क्योंकि AIS के अंदर तो आपका जो भी शेयर मार्केट की जितनी भी इनकम है वो सब शो हो रही है, ठीक है। तो और ये सब प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स है, मतलब कि ऐसा सब कुछ लोगों के साथ में होता है। अब कुछ कुछ क्लाइंट्स का परसेप्शन क्या होता है कि उनको क्या लगता है कि मतलब हम जो कमा रहे हैं
कमाते तो थोड़ा कम है वो, पर हम जो कमा रहे हैं अगर हमने हमारा रिटर्न फाइल कर दिया तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। और गवर्नमेंट को बहुत सारे तरीकों से पता है कि आप क्या कमा रहे हो। और अगर आप एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा कमा रहे हो या फिर अगर आप एक टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ रहे हो और आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी में आप आ जाओगे। इसलिए रिटर्न तो फाइल करना ही करना है। और देखो रिटर्न फाइल करोगे ना तो उसमें काफ़ी सारी एग्जम्पशंस मिलती है, तो कहीं ना कहीं आप अगर ठीक ठाक भी कमा रहे हो ना तो आपकी टैक्स प्लानिंग के थ्रू आपका टैक्स काफ़ी नीचे तक आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि हमारे ITR की डेट्स आने वाली है, ड्यू डेट्स आने वाली है। और आप लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।